हाउ टू क्लियर दिस पीटी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड में अगर आपने बैचलर्स करने आ रही है तो आपको पीटी स्कोर कितना चाहिए, और अगर मास्टर्स करने आ रही है तो आपको अपना पीटी स्कोर कितना चाहिए। एक एक नंबर ही बच्चे को रुला देता है, सच्ची बता रहा हूँ आपको। यार नई नंबर आए, शिट। यूनिवर्सिटी विच आई हैव शॉर्टलिस्टेड इज वाईकाटो यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वहां पे हेलो माय नेम इज अभिषेक, ये माय नेम इज, थोड़े से होते हैं भाई, सच्ची में थोड़े से होते हैं वहां पर, खिसके हुए लोग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, उड़ो भाई, नाम रोशन करो घर वालों का, ठीक है। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप सो सारे बढ़िया हो गए, बिंदास हो गए, मजे में हो गए, सारे ही बढ़िया हो गए यार। सैनिस व्लॉग जो देख रहे हो तो गाइस, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। और आज की आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम लोग किस चीज में, किसके बारे में बात करने वाले हैं, पीटी एग्जाम के बारे में और आइल्स के एग्जाम के बारे में, कि हाउ टू क्लियर दिस पीटी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कुछ आप लोगों के साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके कारण आप लोगों को, अगर आप अपना टेस्ट देने जा रहे हो पीटी का, तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, जिसके कारण आप मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम क्लियर कर लो। क्योंकि पीटी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो बच्चे दो तीन तीन बारी देते हैं, तब जाके उनके नंबर आते हैं, नहीं तो कोई बच्चे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ले आते हैं नंबर। तो गाइस, ये रियलिटी है। अगर आपके पीटी में नंबर नहीं आ रहे तो आप अपनी फाइल नहीं लगा सकती हो किसी भी कंट्री के लिए, नॉट इवन न्यूजीलैंड, आप कहीं भी नहीं लगा सकते हो अगर आपके इमिग्रेशन रूल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप पीटी स्कोर मैच नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड में अगर आपने बैचलर्स करने आ रही है तो आपको पीटी स्कोर कितना चाहिए, और अगर मास्टर्स करने आ रही है तो आपको अपना पीटी स्कोर कितना चाहिए। तो बैचलर्स के लिए आपको चाहिए मिनिमम 54 ओवरऑल, नॉट लेस देन 46 इन ईच मॉड्यूल, और मास्टर्स के लिए आपको चाहिए ओवरऑल 58 नॉट लेस देन 50 इन ईच मॉड्यूल। तो ये क्राइटेरिया होता है। मेरे को मैसेजेस बहुत आते हैं कि करण भाई मेरा ओवरऑल 57 है और मेरा सब में मोर देन 50 है, तो मैंने फाइल वीजा करा, मेरा रिजेक्शन आ गया। ये तो भाई आएगा ही ना आप क्राइटेरिया के खिलाफ जाके अपनी फाइल लगा रहे हो तो ऑफकोर्स रिजेक्शन आएगा। एक एक नंबर की गेम होती है भाई, एक एक नंबर ही बच्चे को रुला देता है, सच्ची बता रहा हूं आपको। ये 58 लाना ही, 58 इज जस्ट लाइक आइल्स में आपके हो गए 6 बैंड के आसपास, 6.5 बैंड के आसपास। तो गाइज ये एग्जाम क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस, अगर मेरे से पूछो कि आइल्स बेस्ट है पीटी बेस्ट है, तो मैं तो बोलूंगा कि पीटी बेस्ट है, क्योंकि पीटी इज टाइम सेविंग प्रोसेस टेस्ट है। और आइल्स में आप जाओगे, टेस्ट दोगे, 15 दिन वेट करोगे, तब जाके रिजल्ट आएगा। और पीटी में 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, जिसमें आपका सारा कुछ कंप्लीट होके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। होने के बाद आपको विद इन 2 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ भाई हो गए पास, चलो भाई फाइल लगाओ। हाँ भाई, अरे यार नई नंबर आए, शिट, कोई बात नहीं, फिर से टेस्ट देंगे ऐसे टूटना नहीं आएगा इस, ठीक है। अगर पीटी में नंबर नहीं आ रहा ना, पहली बारी में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं आया, चौथे में नहीं आया, पांचवें में नहीं आया, उसको फिर से 2 साले को नंबर लेके आने हैं, नंबर लेके आने हैं। ये आपकी लड़ाई है एक तरह से, सोच लो। जो बच्चे आने का बाहर सोच रहे हैं, ये लड़ाई है आप लोगों की। ये फर्स्ट स्टेप होता है गाइस, ठीक है। और इसी में बच्चे बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, जिसके कारण बच्चों के नंबर नहीं आते, फिर वो अपना सपना छोड़ देते हैं बाहर आने का। तो सपना मत छोड़ो गाइज अपना ओ वाओ, सपना मत छोड़ो गाइज अपना। ओ भाई कमेंट में थोड़ा शाउट कर देना भाई, ठीक है, इतना बढ़िया राइम बना दिया मैंने। तो पीटी का मेरा एक्सपीरियंस यूं था कि पहली बात तो जो भी दिल्ली में रहता है और अपना पीटी एग्जाम बुक करने की सोच रहा है, तो गुड़गावा हरियाणा साइड एक कोई पीटी पियर्सन प्रोफेशनल करके है, वही सिलेक्ट करना। वहां का एनवायरमेंट अच्छा है, वहां का स्टाफ अच्छा है, और वहां नंबर भी आ जाते हैं मेरी अकॉर्डिंग। मैं जहां से वो आया था, मेरा पीटी स्कोर आया था ओवरऑल 65, और रीडिंग में था मेरा 72, स्पीकिंग में था मेरा 74, राइटिंग में कम आया था, राइटिंग में था 66, और उसमें लिसनिंग में था मेरा 69। तो ये था मेरा स्कोर, ठीक है। तो हुआ क्या था, सबसे पहले बताता हूँ आपको, जब आप टेस्ट बुक कर रहे हो ना, तो वहां पे बहुत सारे पियर्सन्स के आते हैं। हमेशा टेस्ट बुक करना है, सेंटर करना है, टेस्ट सेंटर बुक करना है पियर्सन प्रोफेशनल वाला, क्योंकि पियर्सन प्रोफेशनल वाला ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है। आप बाकी जाओगे ना, वो कोई किसी का हेडफोन नहीं चल रहा, किसी के कीबोर्ड नहीं चल रहा, किसी का लैपटॉप नहीं चल रहा, फिर आप 17,000 का पेपर दे रहे हो, कोई मजाक तो है नहीं। वहां जाके कुछ कीबोर्ड भी नहीं चल रहा, फिर आप टेस्ट के बीच में बोल भी नहीं सकते हेलो सर कीबोर्ड नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, आप तो गए फिर उस टाइम पे। तो पियर्सन प्रोफेशनल वाला सिलेक्ट करना सेंटर। तो मैं गया, मेरा टेस्ट था 10:30 बजे सुबह कहीं टेस्ट बुक करने की सोचना ज्यादातर, अगर सोचते हो कि दोपहर में भीड़ होती है, सुबह इतनी नहीं होती है। तो 10:30 में वहां पहुंचा, मैंने एंट्री ली, अपना पासपोर्ट दिखाया, बातचीत करी, फिर उन्होंने चेकिंग वेकिंग करी, उसके बाद में साइनिंग वाइनिंग करके पाम लिया उन्होंने, पाम रीडर होता है कुछ, पाम करके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए,
बायोमेट्रिक्स। उसके बाद 2 रूम्स थे, एक इधर था एक इधर था। मैं इस वाले रूम में गया था क्योंकि मेरे साथ खाली 6 ही बच्चे थे। तो उन्होंने एक मेरे को इतनी बड़ी शीट दे दी, नोटपैड दे दिया, प्लास्टिक का था, और ब्लैक कलर का मार्कर दे दिया जिससे मैं उस पर लिख पाऊँ। अगर कुछ लिख रहे हो ना उसके ऊपर तो आप मिटो नहीं सकते हो, अगर मिटो दोगे तो फिर आप कैमरा में पकड़ा जाएगा, फिर वो रिजल्ट मतलब कि थोड़ा आउट लॉ के खिलाफ चल जाता है उनके। तो कुछ भी अगर लिख रहे हो तो मिटोना मत। फिर आप अंदर जाते हो, आपका हेडसेट वो आप इतना बड़ा पहनते हो। और बच्चों नर्वस मत हुआ करो, अगर आप पेपर देने जा रहे हो ना, कुछ भी चीज आपको पूछनी है तो उनसे पूछो, ठीक है? क्योंकि एक बार पेपर चालू हो गए, कुछ भी चीज खराब होगी तो फिर वो तो आएंगे पर लेकिन आपकी बैंड बज जाएगी उस वक्त। तो हेडफोन लगा रहे हो, मैंने आपको केस सुना रहा हूँ, मेरे साथ वाले बच्चे का हुआ था, तभी आपको बोल रहा हूँ। उसने हेडफोन लगाए, हेडफोन लगा के ना उसको हल्की सी आवाज कम आ रही थी और उसको ये नहीं पता था कि आवाज बढ़ानी कहां से, ठीक है? और एक हेडफोन में कम आ रही थी, एक हेडफोन में ऊंची आ रही थी। ये चीज उसको पता नहीं जरूरी होती है, जो वहां का टेक केयर है, केयर टेकर है, टेक केयर केयर टेकर। तो क्या हो रहा है आज? तो उसने अपना टेस्ट चालू करा, तो जब उसने पेपर जैसे उसमें आता है ना रीड लाउड स्टेंस आ गए, तो उसमें उसको आ गई सिटी पिटी गुल। तो वो सुन रही है, जो यहाँ से तेज आ रहा है इधर से धीरे आ रहा है, तो वो ऐसे हाथ खड़ा करके बोल रहे कि सर मेरा देखना। तो सर ने बोला हेडफोन ही खराब है आपका, कोई नहीं मैं दूसरा लेके आता हूँ। उसको लेके आने में ही उसका रीड लाउड चले गया, खराब हो गया। मतलब कि स्पीकिंग में तो नंबर आएंगे नहीं, तो ओवरऑल अब गए नीचे सारे नंबर। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर जब भी जाओगे ना अपने टेस्ट सेंटर में, अपना जब सीट पे बैठोगे अपने हेडफोन देखना लगा कि हाँ भाई कंफर्टेबल है, हाँ भाई आवाज आ रही है, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, ये कीबोर्ड हाँ भाई चल रहा है, लैपटॉप ठीक है, माउस टक टक टक, ओके रेडी टू गो। फिर मैं टेस्ट देने बैठा। फिर आती है स्पीकिंग की बारी, रीड अलाउड, जिसमें आपको पैराग्राफ्स होते हैं, 7-8 पैराग्राफ आते हैं, उसको आपको देख के ऊंची ऊंची बोलना होता है। तो भाई कुछ महामूर्ख लोग थोड़े से वहां पे, अबे भाई अनाउंसमेंट कर रहे हो किसी चीज की, नॉर्मल पढ़ लो ना। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ ऐसे चीज पढ़ रहा हूँ, हाय माय नेम इज करणदीप सिंह सैनी, इन माय रिसेंट टाइम आई पास आउट माय ग्रेजुएशन, आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस इन दिस फलाना ढिमकाना, एंड I'm doing my PT exam for New Zealand country and the university which I have shortlisted is Waikato University। ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? वहां पे हेलो माय नेम इज अभिषेक, ये माय नेम इज, थोड़े से होते हैं भाई, सच्ची में थोड़े से होते हैं वहां पर, खिसके हुए लोग होते हैं, इतनी तेज तेज बोल रहे हैं। पर मैंने अपना कंसंट्रेशन नहीं टूटने दिया, क्योंकि अगर मैं उनके चक्कर में ऐसे 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 देखता कि भाई क्या कर रहे हो, मैं नर्वस हो जाता, और जिसके कारण मेरा वो सारा मॉड्यूल खराब होता, मेरे भी नंबर गए। तो उनको ध्यान मत करना, अगर वो ऊंची बोल रहे हैं बोलने दो, वो एक आपका ही डिस्टर्बेंस मोड है, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करा करो। जब आप पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, घर पे ऐसे शोर शराबे में प्रैक्टिस करा करो, ताकि आपको पेपर में डिफिकल्टी ना हो। तो मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद स्पीकिंग मॉड्यूल हो गया, राइटिंग आया। भाई मेरे से राइटिंग में गलती हो गई थी मेरे से। मैं तो प्रे कर रहा था भाई हो जाए, मैं तो दूसरे पेपर के लिए तैयार था, मेरे को तो पता था मेरे नंबर नहीं आने इसके अंदर, क्योंकि मेरे साथ राइटिंग में गलती हो गई थी। पर कहते हैं ना कि बाबा जी का शुक्राना भाई कि बाबा जी ने क्लियर करा दिया। राइटिंग में सबसे पहले वो जो था समरी वाला, वो मैंने कर दिया। फिर आया ऐसे। ऐसे में ना एक बच्चे क्या करते हैं कि अपना लिखने लग जाते फटाफट। एक टेम्पलेट्स होते हैं, सबसे पहले वो टेम्पलेट डाला करो, चिपा करो, उसको रट्टा मार लो टेम्पलेट को। जैसे ही ऐसे आया ना, 20 मिनट का टाइम होता है खाली, जैसे ही ऐसे आया वो टेम्पलेट फटाफट टाइप करा, टक 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 टक, कॉमा, फुल स्टॉप, ये फलाना ढिमकाना। अब उसमें जो मिसिंग वर्ड्स होते हैं, उसमें आपको टॉपिक के रिलेटेड चीजें डालनी है, वो डाल दो। अब मैंने क्या करा भाई साहब, ऐसे आया, मेरे तो 5 मिनट वेस्ट हो गए थे ऐसे के। मैंने 15 मिनट का ऐसे करा था फटाफट, और वो मेरा हाथ सेट था 20 मिनट के हिसाब से, मैंने 15 मिनट पे पता नहीं कैसे कर लिया, कुछ चीजें छूट भी गई थी मेरी। ऐसे आया, मैंने ऐसे का ऊपर पैराग्राफ छोटा सा आया, मैंने ऐसे की जगह पढ़ लिया वो समरी है। अब मेरे को उसकी समरी बनानी है। अब मैं अपना टेम्पलेट लिखने की जगह वो ऐसे की समरी बना रहा हूं, 0 नंबर। तो वो मैंने 5 मिनट बाद ध्यान दिया, ठंड का मौसम था, वो ठंड का मेरे पसीने छूट गए, मेरे को लग रही है बुखार हो गया, मेरे को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। मेरी हालत बुरी हो गई थी भाई अंदर वहां पे कि ये क्या कर दिया करण यार, गया पेपर। फिर मैंने नाम लिया श्री कलगिया वाले पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह, बाबा जी बचा लेना। तो मैंने अपना टेम्पलेट लिखने चालू करा, और वो पता नहीं 10 मिनट के अंदर मेरा फटाफट, टाइपिंग स्पीड कैसे इतनी तेज हुई, 10 मिनट के अंदर मेरा टेम्पलेट लिख दिया, 5 मिनट के अंदर फटाफट मैंने करा और नेक्स्ट कर दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, दे दूंगा अगला पेपर, कुछ नहीं होता, जाएगा होएगा।
डर के आगे जीत है, जाको रख के सही मार सके ना कोई, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया। फिर रीडिंग की बारी आई। भाई देखो रीडिंग रीडिंग में ग्रामर मेरी इतनी कोई अच्छी है नहीं, ठीक है। तो रीडिंग में जब मैं बैठा तो जो भी थोड़े बहुत आते हैं तो उसमें थोड़े बहुत तुक्के चला देता हूं मैं। भाई देखो इतनी भी कमजोर नहीं है रीडिंग अपनी, रीडिंग अच्छी है। अब जैसे ही आता है राम इज गोइंग टू डैश, ठीक है। अब इसके साथ नीचे ऑप्शन होते हैं, मैं मैच करता हूँ। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू शॉपिंग मॉल, राम इज गोइंग टू देश फलाना, तो क्या चीज बैठेगा फिट। अब मैं क्या करता था, उसमें मेरा क्या ट्रिप थी, पूरा पैराग्राफ में 4 फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, तो जिस स्टार्टिंग की लाइन होती थी वो मैं पढ़ता था कि वो किस चीज के बारे में बात कर रही है, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। अगर वो प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, अगर प्रेजेंट के बारे में बात कर रही है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं फिल करता था। 4 में से 2 या 3 ठीक भी हो गए तब भी ठीक है। तो रीडिंग में मैं ऐसे करता था, और रीडिंग में ऐसे कर करके मैंने निपटा दिया। फिर आती है बारी लिसनिंग की। लिसनिंग मेरी शुरू से अच्छी थी, सुनता मैं अच्छा था और सुन के करता अच्छा था। उसके भी लिसनिंग का फर्स्ट टेम्पलेट था मेरे पास, वो टेम्पलेट पूरा डालता था। मैं क्या करता था, मेरे पास डायरी जो उनके पास होती थी ना, मैं ऐसे 3 कॉलम बनाता था। तो वो स्पीकर ऐसे चालू करता था ना, हेलो दिस इज अ एक्वेरियम विच हैव फिश। अब मैं छोटे छोटे कीवर्ड्स ना वो डायरी में ऐसे बॉक्सेस में लिखता था, ठीक है। फिश, एक्वेरियम, ओके, कोलंबिया, यूके, कार्स, ह्यूमन, प्रोस्पेक्टिव, इन्वायरमेंट, ऐसे लिख लिख के ना तो मैं अपने कीवर्ड्स बनाता था। फिर वो टेम्पलेट बना के वो कीवर्ड्स उसके अंदर डाल देता था। बस यही करना होता है, कुछ करना होता नहीं। हमेशा याद रखना कि जो कंट्री होती है उसका कैपिटल में चालू होता है, इंसान का नाम कैपिटल में चालू होता है, ट्यूसडे थर्सडे जो होते हैं डेज के नाम होते हैं वो कैपिटल में चालू होता है, और फुल स्टॉप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फिर आती है लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स की बारी। तो वो भी थोड़ा बहुत, जैसे कि कोई हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं तो पर लेकिन कर लिया अपन ने। तो फिर मैं अपना टेस्ट वेस्ट दिया। टेस्ट देके उस टाइम बारिश बहुत पड़ रही थी। मेरा टेस्ट 10:30 बजे चालू हुआ था और 1 बजे तक खत्म हो गया था मेरा सारा टेस्ट। उसके बाद मैं नीचे आया, फिर पापा के साथ गया था मैं नीचे। आके अपना मैंने, जैसे उस दिन बारिश का बहुत टाइम था, बादल बादल कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो मैं पापा के साथ चले गया अपने घर की तरफ। अब तुम्हें पता है कि भाई गुरुग्राम का ट्रैफिक, भाई 1:30 बजे से मेरे को शाम के 5 बज के घर पहुंचते पहुंचते 3 घंटे का ट्रैफिक, मैं वहीं फंस गया। बारिश, टायर पानी में डूब गया, सब कुछ हो गया। तो जब मैं घर आया, मेरा रिजल्ट था ना, रिजल्ट पीटी का, मेरा गाड़ी में बैठे बैठे नोटिफिकेशन आ गई, करणदीप सिंह योर रिजल्ट इज नाउ रेडी। करणदीप सिंह जी तो हक्के बक्के। मैं कहा पापा आ गया रिजल्ट। पापा कहते खोल के दे। मैं कहा नहीं, अब घर जाके मम्मी के सामने खोलेंगे, जो एक देखा जाएगा। मैं नर्वस था भाई, बहुत ज्यादा धक हो रही थी दिल में। फिर मैं घर गया, घर जाके मैंने अपना जैसे खोला और देखा, ओ भाई हो गया क्लियर। जिस चीज का डर था वो डर पूरा हो गया। क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद फिर मम्मी को बोला, ये करा, फिर सारे खुश हुए। फिर पीटी, चलो पीटी का फिर सिर से उतरा। फिर अपनी फाइल लगा के फिर हमने अपना वीजा लगाया। यही चीज होती है गाइस पीटी की। और पीटी की तैयारी कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमेशा ना अपना हर एक कंटेंट ऐसा मत करो एक दिन में मैंने सारी करना है, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, फिर नहीं कर पाओगे। अगर आप पहले मोटिव लगाओ, मेरे को 1 महीने में अपना पीटी का एग्जाम देना और 1 महीने में अपना पीटी तैयारी करना है। सबसे पहले पकड़ो स्पीकिंग मॉड्यूल। हर एक मॉड्यूल को आपने 20 करने हैं, 20 बारी प्रैक्टिस करना है। रीड लाउड 20 बारी करना है, रिपीट सेंटेंस 20 बारी करना है, और डिस्क्राइब इमेज 20 बारी करना है, और रीटा लेक्चर 20 बारी करना है। ये 1 दिन का हो गया। नेक्स्ट दिन आपको फिर करनी है राइटिंग में आपको जो समरी है वो 6 बारी करनी है, और ऐसे है वो 2 बारी करना है। उसके साथ फिर स्पीकिंग करनी है आपको, ठीक है। ये हो गया 2 दिन का। तीसरे दिन रीडिंग के आपको फिलिंग द ब्लैंक्स 20-25 करने हैं। रीडिंग आपको 20-25 करनी है समरी मॉड्यूल के। उसके अगले दिन लिसनिंग करनी है सबके 20-20, 25-25, ठीक है। ये 4 दिन में आपका सारा कवर हो गया। नेक्स्ट डे स्पीकिंग राइटिंग करनी है दोनों इकट्ठे। उसके नेक्स्ट डे राइटिंग लिसनिंग करनी है दोनों इकट्ठे। ये हो गया आपका 1 वीक। नेक्स्ट वीक आपको सिंगल मॉड्यूल के मॉक टेस्ट देने हैं। ये देखो क्या क्या आ रहा है। 1 हफ्ता पूरा सिंगल मॉड्यूल का मॉक टेस्ट दो। अब आप थोड़ा तैयार हो गए हो। फिर आप अपने फुल मॉड्यूल्स का मॉक टेस्ट देना चालू करो, मतलब कि जो ऑफिशियली पेपर की तरह होता है उसका मॉक टेस्ट देना चालू करो। कम से कम भी पेपर से पहले अपने 6 या 7 मॉक टेस्ट दो। फिर आप देखो कि आपकी रेशियो क्या बैठ रही है उसमें स्कोर की। अगर आपकी रेशियो बैठ रही है 65, 66 ओवरऑल, नॉट लेस देन
57, 58 इन ईच मॉड्यूल, तो आप पेपर देने जाओगे तो आपके 59, 60 ओवरऑल आ जाएंगे और नॉट लेस देन 50, तो आप पास हो जाओगे। अगर आपकी रेशियो बैटरी है 60 ओवरऑल नॉट लेस देन, ये पेपर मत देने जाना, क्योंकि पीटी एग्जाम का जो होता है फिर वो थोड़ा बहुत नीचे और गिर जाएगा ग्रेड। अगर आपके प्रैक्टिस में 66 से ऊपर आ रही है, 66 आ रही है, तो आपकी ग्रीन झंडी है, आप पेपर देने जाओ। अगर नीचे आ रहे तो पेपर देने मत जाना। तो यही था तो यही था गाइस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पीटी का। बहुत ज्यादा टफ तो था, मेरे को भी 2 महीने लगे थे तैयार करने का। मैं तैयारी तो भाई ऑफिस में बैठ बैठ के मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं एचआर हूँ, तुम्हें पता है, ठीक है। अब मेरा एचआर इंटरव्यूज लेता है, साथ में सब कुछ करता है। ऑफिस खत्म होता था, मैं ऑफिस में 1.5 घंटा बैठ के अपना पीटी की तैयारी कर रहा होता था। मेरे साथ दोस्त होता था, भाई ये क्या? मैं कहा भाई कोई नहीं, ये वो है, क्या बोलते हैं, उसके आईपीएस, क्या बोलते हैं यार उसको, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ भाई, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। वो कहता अबे भाई तू इंस्पेक्टर बनेगा, ये करेगा? मैं कहा हाँ भाई मैं करूंगा। कहता मेरे को भी करा दे। मैं कहा भाई अभी पागल है, बाद में कराऊंगा तेरे को। ऐसे ऐसे कर करके मैंने छुप छुप के तो प्रैक्टिस करिएगा इस अपने ऑफिस में। वो जर्नी बढ़िया लगा, वो भी किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। मतलब कि इंडिया से न्यूजीलैंड आने का पूरा सफर मेरा कैसे तय हुआ था, उसका भी अभी सही टाइम आया नहीं है सारा कुछ सुनाने का। जब आएगा तो एकदम वो आपको बढ़िया तरीके से डिटेलिंग में समझाऊंगा, ठीक है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोगों को मजा आया होगा देख के। अगर मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, इतना प्यार इतना सपोर्ट मेरे को मिल रहा है ना। लव यू सो मच गाइस, लव यू। और गाइस यार एक रिक्वेस्ट है प्लीज, करणदीप सिंह जी की एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक रिक्वेस्ट मान लो। देखो अब मैं नंबर दे देता हूं अपना, किसी को अगर वीजा के रिलेटेड बात करनी है तो मेरे को मैसेज कर देता है ना। गाइज इंडिया और न्यूजीलैंड में टाइम डिफरेंस 7 घंटे का है। अगर यहाँ पे रात के 1-1:30 बज रहे हैं तो वहां पे इवनिंग हो रही है, इंडिया में 6-7 बज रहे हैं। और लोग 2-2 बजे मेरे को फोन कर रहे हैं, यार मैं सो रहा हूँ, मेरी घंटियां बज रही है। तो मैसेज ड्रॉप कर दिया करो भाई, और मैं सारे मैसेज के रिप्लाई दे देता हूँ। जिसका नहीं दे पाता तो ये मत सोचा करो कि भाई रिप्लाई नहीं दिया, ये सोचा करो कि थोड़ा सा बिजी होऊंगा मैं, ठीक है। और जब फ्री होता हूँ तो मैं मैसेज के सारे रिप्लाई दे देता हूँ। और भाई हो यार सारे अपने, लव यू सबको, ठीक है। बाकी आओ न्यूजीलैंड आओ, जाओ कोई भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, और कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, उड़ो भाई, नाम रोशन करो घर वालों का, ठीक है। बाकी डीमोटिवेट कभी नहीं होना लाइफ में, एक ही लाइफ मिली है, इसको खुल के जीना सीखो अपनी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।